अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो अहम इश्यूज़ हैं जिन पर मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का रूस का दौरा, जो कि एक तवील अरसे के बाद मुंतखब वज़ीर आज़म रूस का दौरा करने जा रहे हैं, और ये एक ऐसे वक्त में है जब इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें रूस पर हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान एक टेंशन का एटमॉस्फेयर मौजूद है, और फिर मुख्तलिफ ब्लॉक्स की बात हमेशा होती रही है। तो इमरान खान साहब ने एक जो रशियन टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया है उसमें वाज़े किया है कि वो रूस के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन किसी ब्लॉक का हिस्सा वो नहीं बनना चाहते। बट एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ब्लॉक्स दुनिया में मौजूद हैं। पाकिस्तान इससे पहले अमरीकी ब्लॉक में रहा है। सवाल यह है कि अब क्या वो मामला तब्दील हो रहा है, और फिर यकीनन जो पड़ोसी ममालिक है, दीगर ममालिक हैं, उनको किस हद तक तशवीश इस दौरे से होगी, या अगर पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में कुर्बत आती है या बेहतरी आती है। मैं इस पर बात करना चाहूँगा। साथ साथ जो हाईलाइट थी रशियन टीवी को दिए गए इंटरव्यू की, उसमें उन्होंने मुबाहिसे का एक चैलेंज दिया है, मनाजरे का चैलेंज बुनियादी तौर पर दिया है नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के वज़ीर आज़म हैं, उन्हें, और कहा कि मसला कश्मीर पर वो उनसे मनाजरा कर लें और लाइव कर लें। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर बड़े सग़ीर के लोग मुबाहिसे से अपने तनाज़ात हल कर लें तो क्या ही अच्छा होगा। फ़िलवक्त कोई रिएक्शन, कोई रिस्पॉन्स अब तक नहीं है जो कि भारत की जानिब से आया हो, और हम ये जानते हैं कि ये मुनाज़रे का चैलेंज कबूल भी नहीं किया जाएगा। बट इस मूव को कैसे देखा जा रहा है, मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें। साथ साथ दूसरा इशू जिस पर मैं बात करना चाहूँगा, इस वक्त मुख्तलिफ मुलाकातें हो रही हैं। कल मौलाना फजल रहमान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई। आज जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात है। बिलावल साहब भी उस मुलाकात के लिए जा रहे हैं। और ये एक और चीज़ जो PMLN के कैंप से सामने आई है, वो एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है अपने तमाम तर MNAs को कि वो अपना कोई भी फ़ॉरेन ट्रैवल इस वक्त नहीं करें और कराची और इस्लामाबाद में मौजूद रहें, बड़े शहरों में यकीनन मौजूद रहें। और ख़ास तौर पर जो MNAs इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, उनको भी ये कहा गया है कि वो 48 घंटों के अंदर वापस आएँ। तो तरीक़े अदम एतमाद के हवाले से नंबर गेम्स की बात है। हुकूमत खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रही है कि आप लें तरीक़े अदम एतमाद, हम देखते हैं कि आप उसे किस तरह कामयाब कराते हैं। आप नहीं करा पाएंगे। ऑन द अदर हैंड यकीनन ये जो राब्ते मुलाकातें हैं, इनमें से कुछ ज़रूर निकलेगा, और देखना यह है कि अब कब तक तरीक़े अदम एतमाद आती है, और फिर आया उसको अपोजिशन कामयाब करा सकती है, या अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें पार्लियामान में कामयाबी और सक्सेस जो है वो हुकूमत को ही रही है, चाहे बिल पास कराने हो या दीगर मामलात हों, या इससे पहले की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो। तो अब क्या ये दोबारा से हुकूमत कामयाब होगी, या इस मरतबा अपोजिशन कुछ करने में कामयाब हो जाएगी? मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं कैसर अहमद शेख साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा MNA हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सेनेटर ताज हैदर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा MNA। शेख साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, सर एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जो सियासत है वो तो अपनी जगह पर है, उस पर तो हम ज़रूर बात करेंगे, जो आपकी अदम एतमाद की तहरीक है या दीगर कोशिशें इस हुकूमत से। लेकिन एक तवील अरसे के बाद मुंतखब वज़ीर आज़म रूस का दौरा करने जा रहे हैं, और इसको बड़ी कामयाबी हम सुन रहे हैं कि हुकूमत के बहुत सारे लोग करार दे रहे हैं कि ये बहुत हिस्टोरिक काम होने जा रहा है। क्या समझते हैं आप, क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं इस दौरे से, और कितना पॉजिटिव है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान, रूस का दौरा वाकई बहुत अहम है। रूस एक बड़ा मुल्क है, दुनिया की एक आलमी ताकत है, और हमारे रीजन में, हमारे इलाके से नज़दीक है। और यहाँ जो सूरत हाल बन रही है इस वक्त अफ़गानिस्तान की इन पर्टिकुलर, और सारा जो ख़ित्ता है, वो हमें चाहिए, जिस वज़ीर आज़म साहब ने ये सही कहा है कि हम किसी एक ब्लॉक का वाज़े तौर पे हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि हमारी मल्ले बुकू ऐसा है, और हमारी सूरत हाल ये है। चाइना के साथ हमारे बहुत ही देरीना स्ट्रेटजिक तल्लुकात हैं, और चाइना और रूस के साथ, रूस के भी अपने बहुत बेहतर तल्लुकात हैं। और ये ख़ित्ते में मैं समझता हूँ कि एक आलमी अमन के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए हमें, क्योंकि गैस का और बिजली का और तवानाई का मसला है, और रूस सारी दुनिया को गैस सप्लाई कर रहा है, और रूस के साथ इस किस्म की कि वो हमारे लिए कोई गैस के पाइपलाइंस के बारे में या गैस की फ्राइबी में क्या मदद दे सकता है, वो बात स्ट्रेटेजिक होगी, और उसमें डिस्कस होना चाहिए।
स्टील मिल जो लगाई थी पाकिस्तान में, वो रूस की मदद से लगी थी। और उसके बाद देखिए ना, अब स्टील मिल पिछले 5-6 साल से तो बिल्कुल रिडंडेंट हो गई, वो बिल्कुल नाकारा हो गई, उसको काम ही नहीं हो रहा, वहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही। हम उसको प्राइवेट करने लगे तो प्राइवेटाइज भी नहीं हो सकी, उसमें कई मुश्किलात हुई हैं। और उस पर बड़ी सीरियस हमारी फाइनेंस कमेटियों में भी और डिस्कशन की गई कि क्या वजह है इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट करके और उसके बाद हम उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो रशिया से, क्योंकि उन्हीं की टेक्नोलॉजी है और उन्होंने हमें स्टील मिल के लिए वहाँ पहले सपोर्ट की थी, तो मैं ये समझता हूँ कि इन मुख्तलिफ एरियाज़ में, और देखिए हमारा मुल्क जो है वो तमाम मुल्कों से हमने तिजारत करनी है, हमने इंडस्ट्री के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कहना है। रशिया, मैं समझता हूँ कि ये दौरा जो है एक बग़ैर किसी ब्लॉक के शामिल होते हुए जो म्यूचुअल इंटरेस्ट की बातें हैं, जिसमें कोऑपरेशन होगी हर किस्म का, उसमें आप मैं ये कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल मैटर भी और इकोनॉमिक मैटर भी। तो ये एक काम, ये ज़रूरी दौरा है और ये इंशाल्लाह मुफीद साबित होगा पाकिस्तान। लेट्स होप, क्योंकि ये मुल्क की बेहतरी के लिए है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। मैं सेनेटर साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, जो रजीम चेंज हुई अमेरिका में, उसके बाद से मुंतज़िर रहे जो बाइडन की कॉल के, वो नहीं आई, अभी तक दौरा भी नहीं किया। बरतानिया जैसे आम मुल्क का दौरा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब तक नहीं कर पाए, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो रूस जा रहे हैं। क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं और कितनी बड़ी ये कामयाबी है, या क्या इससे कुछ हासिल हो सकता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत से मामला हैं जिन पे बात होनी ज़रूरी है। एक तो ये कि IMF के चुंगल में पाकिस्तान पूरी तरह फंस चुका है और जो कानून साजी हो रही है वो ऐसी है कि जो आइंदा 8-10 साल तक पाकिस्तान को इस चुंगल से निकलने नहीं दी जाएगी। तो वो IMF का जो होल्ड है इसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, अमेरिकन ब्लॉक में जिस तरीके से हम बैठे हुए हैं, वो जाहिर है कि चीन और रूस के लिए तशवीशनाक बात है। CPEC जो है वो मुअत्तल हो चुका है, रूस की जो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन थी उस पर भी काम नहीं हो रहा, तो ये चीज़ जो है काफ़ी तशवीश का बाइस है। दूसरी जो बहुत बड़ी तशवीश है वो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का फ़रोग़ है पाकिस्तान के अंदर, और बलूचिस्तान में भी और बाकी मुल्क के अंदर भी जो दहशतगर्दी हो रही है, क्योंकि दहशतगर्दी किसी एक मुल्क का मसला नहीं होती है। हम कहें कि जनाब हमने ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद रहेगी, बल्कि पाकिस्तान एक बेस बन सकता है दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी करने की, अगर इसको आपने नहीं रोका सख्ती के साथ। तो दहशतगर्दी किसी भी मुल्क में हो तो जो करीबी ममालिक हैं उनको ज़ाहिर तशवीश होती है। जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं उसके अंदर रूस ने ये नहीं होने दिया। यूक्रेन का मसला आप देख लें, क्योंकि यूक्रेन नेटो में जाने की बात हो रही थी और ये तमाम, तो और वहाँ जो रूसी आबादी थी यूक्रेन के अंदर उसके मसाइल में, तो उन्होंने 1,40,000 फौज, हर चंद के हमने पिछले इलेक्शन में 3,70,000 फौज डिप्लॉय की थी, वहाँ सिर्फ 1,40,000 फौज है। लेकिन वो एक मैसेज दिया जा रहा है कि जनाब हम अमरीकी साम्राज्य को और अमरीकी फौजी ताकत को अपने बॉर्डर के ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये तमाम चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से इसके ऊपर जाहिर है कि हुकूमत पाकिस्तान से सीरियस बात करने की ज़रूरत है, और अगर ये मसाइल हल होते हैं और पाकिस्तान अपने रीजन के अंदर रहते हुए जो भी मामला में वो तय करता है, बजाय इसके कि 10,000 मील दूर का जो एक साम्राज्य बैठा हुआ है, अमरीकी साम्राज्य या बैनुल-अक़वामी मालियाती साम्राज्य है, वो यहाँ पंजे गाड़े। मेरे ख्याल से जो पड़ोसी ममालिक हैं उनको ज़रूर इस बात पर तशवीश होगी, या अगर दहशतगर्दी और मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ती है तो उसका डायरेक्ट असर जो है
वो सेंट्रल एशिया की रियासतों और रूस पर पड़ सकता है, चीन पर पड़ सकता है, सिंकियांग के अंदर। तो ये तमाम मसले हैं कि जिसपे इन दोनों पावर्स को तशवीश है। और वैसे जहाँ तक ये है कि जनाब हम कोई यहाँ पे सनती मंसूबे रूस लगाएगा या ये करेगा, तो सनती मंसूबे तो हम नहीं लगा रहे, और पब्लिक सेक्टर में तो बिल्कुल ही नहीं लगा रहे। वो तो बिल्कुल जो है उसका पाबंदी लग चुकी है, और IMF कभी हमें इजाज़त नहीं देगा कि हम पब्लिक सेक्टर के अंदर कोई सनती मंसूबे लगें। तो उसका तो ख्याल हमें छोड़ देना चाहिए कि जब तक कि हम उससे IMF के चुंगल से नहीं निकलते। लेकिन बहरहाल जो ख़तरात हैं उस पर बात करनी ज़रूरी है। राइटली सेट ताजा साहब पॉइंट आ गया। मैं आफ्ताब जहांगीर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि अगर इसका क्रेडिट ले रही है गवर्नमेंट तो वेल डिज़र्व क्रेडिट है, ये इम्पॉर्टेंट दौरा भी है, और फिर जिस तरह से अमेरिका से जो पाकिस्तान के ताल्लुकात जिस तरह से चले आ रहे हैं उसके बाद से भी इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन सर एक चीज़ जो लोग सवाल कर रहे हैं, मैं भी यही सवाल करना चाहूँगा। इमरान खान साहब ने मसला कश्मीर पर नरेंद्र मोदी को मनाजरे का चैलेंज दिया, बड़ी एक बोल्ड ब्रेव मूव है उनकी तरफ से ये बात कहना। लेकिन सर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने तो ख़ुद को कश्मीर का सफ़ीर कहा था, कश्मीर का मुकदमा लड़ने की बात की थी। बहुत सारी बातें करके वज़ीर आज़म साहब मोहतरम भूल जाते हैं। इस मामले को भी उन्हें कभी कभी याद आता है, अदरवाइज़ भूले रहते हैं। वो कुछ किया नहीं उन्होंने जिस तरह से वो सफ़ीर बने थे। बहुत शुक्रिया अरसलान कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। मेरे दोनों बुजुर्गों को मेरा सलाम। बात ये है कि पहली बात तो ये कि रशिया का दौरा है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए था, ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन पहले नहीं हुआ। माजी की हुकूमतों ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, तो यकीनन ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि कामयाबी है कि एक दौरा होगा, दो ममालिक के दरमियान वफूद की तबादला होगा, गुफ्तगू होगी, और कुछ ना कुछ इसमें से ज़रूर निकलेगा। जब वो सामने आएंगी चीज़ें तो पता चलेंगी कि जी क्या चीज़ें हुई, क्या मुआहदे हुए, क्या बातचीत हुई, क्योंकि ये इस वक्त हमारी ज़रूरत भी है बहुत सख्त इस खित्ते के हिसाब से भी। लेकिन जहाँ तक अभी आपने ये बात की कि जी इमरान खान साहब भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है, भूलते नहीं है, याद रखते हैं और याद दिलाते रहते हैं। देखें बात यह है कि कश्मीर का मसला है, बहुत तजुर्बा है, और ये मसला अगर जंग से हल होता है तो फिर अगर क्या पाकिस्तानी कौम तैयार है, क्या अपोजिशन तैयार है, अपोजिशन ऐलान कर दे क्या जी आ जाए जी जिहाद करना शुरू कर देते हैं, लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, ये टॉक से ही टेबल पे ही बैठकर हल होगा। इसके लिए दुनिया को अवेयरनेस देने की जरूरत है, दुनिया को बताने की जरूरत है। जहां हमें जरूरत है, हुकूमत को जरूरत है, वहां हमारी अपोजिशन को भी जरूरत है कि वो भी कश्मीर के सफीर बने, वो भी अपनी जो है कश्मीर की बात को किया करे जहां कहीं भी उनको मौका मिलता है और उनकी आवाज बने। लेकिन ये कि ये मसला जो है जब तक ये पूरी दुनिया इसके ऊपर तवज्जो नहीं देगी, खास तौर पे मुस्लिम उम्मा, क्योंकि मुस्लिम उम्मा जब तवज्जो नहीं देगी तो ये मसला इतनी आसानी से हल होता हुआ नजर नहीं आता। क्योंकि आपने अभी देखा कि सऊदी अरब का जो किरदार है, सऊदी अरब ने वहां पर अपने जर्नल्स को भी भेजा है, अपने सफीर वजीर को भी भेजा है दफाई, और ये सारी चीजें हैं, ये सारी वो चीजें हैं कि जो जब कि हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम एक उम्मा है, एक जिस्म के मानिंद हैं, तो हमें वहाँ पे हमारी मुस्लिम उम्मा को चाहिए कि अपना किरदार भी अदा करें। लेकिन क्योंकि दुनिया में सिर्फ कारोबार ही नहीं है, कारोबार करना भी जरूरी है, लेकिन इज्जत के साथ और वक़ार के साथ अगर कारोबार होगा तो उसकी अहमियत भी है। वरना फिर ये है कि आज जो तकलीफ वहाँ पर कश्मीर के मुसलमानों को पर है, अगर हमारे आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद नहीं होगा तो कल को ये तकलीफ कहीं और भी आगे भी जा सकती है। मैं आफ्ताब जहांगीर साहब ये जानना चाहूँगा कि जो इस वक्त ड्रैकोनियन काम किए जा रहे हैं, जो हुकूमत कर रही है, ये ख़ास तौर पर जो हमने अभी फेक न्यूज़ के मामलात या पीका के कानून की तरमीम देखी को कि आज वो चैलेंज भी हो गई इस्लामाबाद कोर्ट में, ये सर क्या डिपिक्ट करता है? और इस पर आलमी बरादरी भी आपसे सवाल करती है आपकी हुकूमत से कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ है, क्यों आप आज़ादी इजहार का गला घोंट रहे हैं? अरसलान, पहली बात तो ये कि आज़ादी इज़हार का गला तो नहीं घोंटा जा रहा, लेकिन गैर अखलाकी जो मवाद है, गैर अखलाकी जो हरकत हैं, गैर अखलाकी जो बातें, उनका ज़रूर गला घोटना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि आप भी ये चाहेंगे। कोई भी शख्स, चाहे मैं हूँ, आफ्ताब जहांगीर हो, कैसर शेख हो, या ताज हैदर भाई हो, या अरसलान खालिद हो, कोई भी ये इजाज़त नहीं देता कि एक मन गढ़ंत खबर जो है मेरी फैमिली के बारे में है या किसी के भी बारे में वो कोई किया करे और उसके बाद वो अपने आप को साफ़ी कहलाए। देखिए, अगर आपने बात करनी है, आप चूंकि ये तो आप यकीनन बात मोहसिन बेग साहब की करेंगे, मोहसिन बेग साहब से मेरा भी एक ताल्लुक है, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो आप मेरी परफॉर्मेंस की बात करें कि आफ्ताब जहांगीर साहब आपकी परफॉर्मेंस क्या है। आप
राइटली सेड आफ्ताब जहांगीर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं ज़रा आगे बढ़ना चाहूँगा, एक ब्रेक के बाद आगे बढ़ूँगा और फिर हम बात करेंगे अपोजिशन की जो तमाम तर इस वक्त नशिस्तें हो रही हैं और जो तरीके अदम एतमाद की बात है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। कुछ बात कर लेते हैं जी अब तरीके अदम एतमाद की और जो अपोजिशन की बैठक है उसके हवाले से। कैसर अहमद शेख साहब, हुकूमत तो बड़ा खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रही है, हुकूमती वज़रा भी, कि आप पहले भी लाए थे, दोबारा ले आए तरीके अदम एतमाद, आपके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, आप नहीं जीत सकते। दूसरी जानिब दावे हैं कि बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, हो जाएंगे। इस वक्त कहाँ तक बात पहुँची है और क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए? अरसलान, देखिए, ये तो अमन ने ऐलान कर दिया है कि हम तहरीक अज़्म एतमाद करने जा रहे हैं, उसके लिए पूरी तैयारी भी है और आप देख रहे हैं कि मीटिंग हो रही है। मैं तो इस बात को, ये प्राइम मिनिस्टर साहब जब से आए हैं इन्होंने मुखासमत की पॉलिसी की है, इन्होंने किसी से कोऑपरेशन की या किसी को मीटिंग करने की, ये क्या मीटिंग करेंगे? ये कहते हैं मोदी साहब को कि हम डायलॉग कर लें। मोदी साहब तो इनका टेलीफोन उठाने को तैयार नहीं है और ये इन्होंने ही दुआएं की थी कि और ख्वाहिश की थी कि मोदी साहब बन जाएं प्राइम मिनिस्टर तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ ज़ोर से, ज़िद से या मुखालफत से ही चीज़ें मनवाना चाहते हैं। हालांकि पॉलिटिक्स में या जो म्यूचुअल तल्लुकात होते हैं, इस तरह मामलात को हल नहीं किया जाता। पहले दिन से ही हमने इनसे कहा था कि आइए, मुल्क की इकानमी की हालत ख़राब है, बैठ के चार्टर ऑफ इकानमी करें और सलाह मशवरे से मुल्क की बेहतरी के लिए मशवरा हमसे ले लें। बहरहाल वो तो कहते हैं जी हमें अपोजिशन के लीडर से हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं है, वो तो सिर्फ चोर डाकू और उसके अलावा कोई बात किसी भी दुनिया के मुल्क में मैंने देखा जमहूरियत में ये बातें नहीं होती। इख्तलाफ होता है अपने मुल्क। एक तरफ तो मोदी से कहते हैं डायलॉग कर लें और अपने अपोजिशन लीडर से कहते हैं मैं बात नहीं करना चाह रहा। तो मोदी से भी यानी अपने अपोजिशन लीडर को वो समझते हैं कि वो उससे बात करना उनके लिए जुर्म हो जाएगा या उनके लिए कोई मुश्किल हो जाएगी। तो ये क्या प्राइम मिनिस्टर है मुल्क का, जो अपने मुल्क के लीडरों से, मोदी से, जो पाकिस्तान का दुश्मन है और जिस तरह की उसकी एक तरफ उसकी पॉलिसी की इतनी तनकीद कर रहे हैं, जो इनका फ़ोन उठाता नहीं है, उससे तो ये अभी भी कह रहे हैं कि डायलॉग कर लें। उन्होंने क्या इनसे डायलॉग करना है जो टेलीफोन नहीं उठाते? तो बात ये हो रही कि हमारी बिल्कुल मुकम्मल तैयारी है और ये वजह यही हुई कि तमाम अपोजिशन, क्यों कभी इन्होंने सोचा कि सारी अपोजिशन कैसे एक तरफ हो गई है? कभी ऐसा इससे पहले तो नहीं हुआ। हमारे वक्त में जब PMLN की हुकूमत थी और इमरान खान साहब ने धरना दिया था तो ये सारी पार्टियां एक तरफ तो नहीं हो गई थी। अब बात सिर्फ ये समझने की है कि जो तहरीके अज़्म एतमाद हम कर रहे हैं उसमें एक वास्ट मेजॉरिटी जो पहले ही हमारे साथ है, चंद वोटों का फ़र्क है। और इनकी हुकूमत कभी मेजॉरिटी की हुकूमत तो थी ही नहीं कि ये ऑटोमेटिकली इनकी हुकूमत बनती और इनको हुकूमत का राइट होता। इन्होंने तो LI को मिला के ही अपनी हुकूमत बनाई है ना। और LI इस वक्त नाराज़ हैं। मैं जानता हूँ आफ्ताब जहांगीर साहब कराची रहते हैं, ये बता दें कि कराची के पब्लिक कितनी नाराज़ है इनसे। 14 MNA यहाँ बने, क्या कर लिया इन्होंने कराची के लिए? कोई किया? इनकी कोई वैल्यू है? इन MNA की क्या अहमियत है जिनकी वजह से कराची को कुछ भी नहीं मिल सका? इतना बड़ा शहर है। हम सब तीनों आज जो हमारे हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कराची से उनका तल्लक है। जी। तो आप बताइए कराची के क्या हालात हमने कर दिए हैं। वहाँ तो कोई दुनिया का एक बेहतरीन शहर हुआ करता था और लॉ एंड ऑर्डर था और बिजनेस हमारा ये हमारा कैपिटल हुआ करता था और यहाँ पे गेटवे है पाकिस्तान की इंडस्ट्री और तिजारत का। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि लोग परेशान हैं, लोग हमें मोटिवेट। मुझे शेख साहब ये बताइएगा कि तरीके अदम एतमाद तो सिर्फ बात यहाँ तक तो नहीं है, इसका तो आप ऐलान कर चुके हैं, इस पर मुत्तफिक हैं। उसके बाद का अगर काम, मतलब यकीनन आप तो जाएंगे कामयाब कराने के लिए, आपकी तो पूरी कोशिश ये होगी जब लेके आगे का प्लान क्या होगा उस पर सारे लोगों का इत्तेफाक राय होना, ये असल चैलेंज है जो हमें बताया जा रहा है, जिस पर कोई इत्तेफाक अब तक बन नहीं रहा है। अरसलान देखे ना, सीधी बात है, जहांगीर तरीन तो इन्हीं के साथ थे ना।
इनका ख़ास तौर पे PTI की हुकूमत बनाने में उनका तो बहुत बड़ा हाथ है ना। आखिर वो उनसे क्यों नाराज़ हो गए और आखिर वो क्यों मिल रहे हैं अपोजिशन के लीडरों से? वो जाके मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कह रहे हैं कि मीटिंग हुई, मुझे तो कंफर्म उसका नहीं है, लेकिन अगर मीटिंग हुई है तो क्या ज़रूरत पेश आ गई? और अभी तक उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये तो ऐलान, ये जो उनके अपने ग्रुप की मीटिंग हुई हैं उसमें ये तो नहीं कहा कि हम हुकूमत के सपोर्ट करेंगे या हुकूमत के साथ हैं। उनको कोई तकलीफ़ है ना। और MQM को जो इन्होंने दिया है, कराची में MQM होते हैं, हमारे कोलीग हैं, हमारे यहाँ हमें कराची में आपस में मिलना जुलना मुख्तलिफ मजलिसों में होता रहता है। तो जो कराची असल में औसत दर्जे के औसत इनकम के लोगों का शहर है, ज़्यादातर मिडल इनकम लोग रहते हैं और वहाँ जो उनका हाल है, सबसे ज़्यादा परेशान वो हैं। अमीर लोगों ने बिल्कुल कमाई की है, मैं मानता हूँ इस बात को। और कई आगे का प्लान शेख साहब आपने नहीं बताया कि क्या होगा, कौन मुंतखब होगा? प्लान तो देखिए ना, प्लान देखिए बड़ा वाज़ेह है। हमने वोट तो विद इन हाउस होने हैं ना, हाउस के अंदर से ही हमने अट्रैक्ट करना है जो कि इनके मेंबर हैं वो। ठीक, शेख साहब पॉइंट आ गया। मैं ज़रा ताज हैदर साहब की जानिब बढ़ूंगा। ताज हैदर साहब, जी ज़रूर, ये बताइएगा आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ 27 फरवरी आपकी जमात का लॉन्ग मार्च है, काफ़ी तवील स्केड्यूल है, उसको लेकर शहर शहर से होते हुए आपने इस्लामाबाद पहुंचना है, और फिर एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि जरदारी साहब खुद मैदान में हैं और ये मुलाकातों और राब्तों का सिलसिला तेज़ है। जस्ट फॉर माई इन्फॉर्मेशन, और जो लोग देख रहे हैं, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है किसी चीज़ पर अगर आप लोग मुत्तफिक हो गए इन मुलाकातों में, एक आध दिन में, 2 दिन में, तो पोस्टपोन हो जाए आपका लॉन्ग मार्च? देखिए, पहले तो एक ज़रा सी वजाहत मैं आफ्ताब भाई की बात कर दूँ। 10 दिन का दौरा जरदारी साहब ने रूस का किया था, जिसमें न सिर्फ स्टील और दीगर ऑयल एंड गैस और इन तमाम चीज़ों पर बात हुई थी, बल्कि एक मिलिट्री कॉपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ इस पर भी मुआहदा हुआ था। और ख़बरों में भी आया कि रूसी अफवाज के दस्ते यहाँ पे मशक करते रहे पाकिस्तानी फ़ौज के साथ, जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं उनके अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ ये एक्सरसाइज हुई। तो वो एक काफ़ी 10 रोज़ का दौरा था जिसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई। जहाँ तक कि ये अदम एतमाद का मामला है, तो इस पर काफ़ी उलझाव पाया जाता है, कन्फ्यूजन पाया जाता है, और इसको वाज़े करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। अगर अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ है, वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ है, तो उसमें PTI का कोई भी फर्क वो अलग नहीं हो सकता। आर्टिकल 63A है, जिसमें आप तहरीक अदम एतमाद पे वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के खिलाफ न सिर्फ वोट नहीं दे सकते, बल्कि अगर आप गैर हाजिर रहते हैं तो भी आपकी सीट जो है वो चली जाएगी। तो PTI की हद तक ये मामला है। उसका जो तरीक़ाकार है वो सिर्फ ये है कि जो एलाइज हैं इनके 1 या 2, वो जो है वो हुकूमत की मुखालफत करें और अपोजिशन के साथ आएँ और अदम एतमाद की तहरीक उस सूरत में कामयाब होती है, नहीं तो आर्टिकल 63A आ रहा है। अच्छा, अब हमने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया है, फवाद चौधरी साहब ने पिछले हफ्ते कहा कि फ़ौज हमारे साथ, मैं मानता हूँ होगी फ़ौज उनके साथ। हम आवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं और आवाम की जो दुख और तकलीफ है और उसका मसला उठा रहे हैं और आवाम को अपने साथ ला रहे हैं। ये 10 दिन का प्रोग्राम है, ये ज़्यादा भी बढ़ सकता है, रास्ते में अगर वक्त लगता है तो वो ज़्यादा भी बढ़ सकता है। और हमारा मकसद है कि आवाम को मोबिलाइज किया जाए, और आवाम को मोबिलाइज करने में हम एक जो असर इसका देख रहे हैं वो ये कि इत्तेहादी जमातें जो कि पहले से गैर मुतमईन हैं, हत्ता कि MQM ने भी ये जो आपने सहाफ़त पर पाबंदी का और ये जो नया कानून आपने किया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सिलसिले में 5 साल की कैद और ये तमाम चीज़ें, उस पर MQM ने भी एतराज़ किया है कि साहब ये नहीं चलेगा। तो जिस वक्त के अवाम का प्रेशर होता है तो वो तहरीक इंसाफ के अंदर बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि हम अपने हल्कों में नहीं जा सकते, लेकिन वो मजबूर है आर्टिकल 63A की वजह से। जो दूसरी जमातें हैं वो फैसला कर सकती हैं और ये वक्त फैसला करने का है। इस वक्त जिसने भी, लेकिन ताज हैदर साहब बज़ाहिर तो आपको साफ कह दिया आपकी मुलाकातों के बाद, काफ लीग ने एक बड़ी जमात है, उन्होंने भी अपनी राय का इजहार कर दिया, कुछ वाज़ेह तौर पर और भी कोई जमात अब तक नहीं बोली।
हाँ, मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि, लेकिन मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अब फैसला करने का वक्त आ गया है। इस वक्त भी अगर आप जुल्म का साथ देते हैं तो फिर आगे आप खुद सियासी लोग हैं, जानते हैं वो कि क्या, और इसलिए हम ये बात नहीं कर रहे हैं उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट होगा, फौज होगी, बिल्कुल होगी। वही उनको लाए थे जो जिस तरीके से इलेक्शन जिताया गया था उन्हें, वही लाए थे, और वो IMF के प्रेशर के तहत, अमेरिकन प्रेशर के तहत। हम तो थर्ड डिग्री स्लेव है ना, कि इस हुकूमत के गुलाम है, ये हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की गुलाम है, एस्टेब्लिशमेंट अमेरिकन इंपीरियलिज्म का गुलाम है। राइटली सेट। ताज साहब, मैं ज़रा क्विकली आफ्ताब जहांगीर साहब की भी राय ले लूँ। आफ्ताब जहांगीर साहब, वो तो यकीनन पार्लियामान में पता लगेगा कि आप कामयाब होने देते हैं इनकी अदम एतमाद की तहरीक को या नहीं, बट जो बात शेख साहब ने कही कि आप डायलॉग करने के लिए भारत के वज़ीर आज़म के साथ तैयार हैं जिसके हाथों में बेतहाशा बेगुनाह मुसलमानों का खून है, लेकिन यहाँ विद इन कंट्री एक सियासी इस्तेहकाम के लिए किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। सर, ये वो बड़ी आयरनी है। अच्छा देखिए अरसलान, बात ये है कि शेख साहब मेरे बड़े मोहतरम है, मेरे पसंदीदा दोस्त हैं। हमने तो साड़ियों का तबादला हमने नहीं किया, आम हमने एक दूसरे को नहीं खिलाए, दावतों में बगैर वीज़ों के हमने नहीं बुलाया। तो आप ये मसला कश्मीरियों का जो खून का मसला था हल करवा लेते, इतने ज़्यादा उनके हाथों को ज़्यादा और मज़ीद रंगने नहीं देते। एक बात तो उन्होंने ये कही, तो मैं ये समझता हूँ कि जितना इस वक्त हमने इमरान खान ने जितनी इसकी सफारतकारी की है और कश्मीर का मुकदमा लड़ा, इतना माजी में भी नहीं लड़ा गया। माजी में दोस्तियाँ निभाई गई, माजी में कारोबार किया गया, माजी में बगैर वीज़े के लोगों को आने जाने की इजाज़त दी गई और उनके साथ उनको खिलाया पिलाया गया, उनको अपनी खुशियों में शरीक किया गया, लेकिन उनमें कश्मीरियों के दुख याद नहीं आए। अच्छा, दूसरी बात ये कैसर शेख ने कही कि आते इन्हें बताया कि जी मुल्क की समाजी सूरत हाल बहुत ख़राब है, आए मिल के उसकी सूरत हाल को बेहतर करते हैं। तो हमारे पास आई कहाँ से थी ये माशी सूरत हाल? इन्होंने अपना एतराफ़ किया कि जब हुकूमत इन्होंने छोड़ी तो माशी सूरत हाल इस मुल्क की बहुत तबाह बर्बाद थी, और हम उस वक्त हमें ये ऑफ़र कर आए बैठ, अगर आपके पास इतना ही कोई इसका सलूशन मौजूद था माशरताल को बेहतर करने का जो हम आपके साथ बैठ के करते, तो वो आप अपने दौरे हुकूमत में कर लेते। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतनी। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।